हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो थियरी है, इसके बारे में हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे और ये आपका अगेन एक टेक्निकल चैप्टर रहेगा, बट ऑफ कोर्स ये आसान चैप्टर रहेगा और यहाँ से ही ना आपके बेस जो है वो बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छे से इसे समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कीनेजियन थियरी जो आई थी उन्होंने बात की थी और किस तरीके से यहाँ पर इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, जीडीपी ये सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लासिकल अप्रोच हमारे आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा बेसिकली चैप्टर का नाम है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आपको पहले मैं बताती हूँ कि देखो यहाँ पर ना मानते क्या है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। उनका ये मानना है कि कोई भी अगर फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट मतलब गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर रही है, अननेसेसरी इंटरवेंशन नहीं हो रहे हैं, इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई इन सबके अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में इकोनॉमी जो है वो आपकी किधर जाएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी। सभी के पास काम होगा, कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। किसके पास काम होगा? जो लोग काम करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सभी के पास में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी एज लॉन्ग एज यहाँ पर हमारे पास जो प्राइसेस और वेजेस है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब वो चेंज होती हैं हमारे डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो ये बोलते हैं कि देखो, अगर यहाँ पर आपके पास में एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि एक फुल मार्केट रखती है, तो फुल मार्केट में प्राइसेस और वेजेस अगर फ्लेक्सिबल हुए तो इकोनॉमी आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, सभी के पास काम होगा who are seeking the work. Okay, now before explaining ये बोल रहे हैं कि जो मैक्रो थियरी है इकोनॉमी, इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, ये आपकी क्या दिखा रही है? fitness of things to explain classical theory regarding income and employment determination। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, कौन कौन थे? एक तो थे एडम स्मिथ और दूसरे थे जेबी से। ठीक है, इन दोनों ने क्या बात कही है? अब एडम स्मिथ की फर्स्ट बुक आई थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो इन्होंने अब आपसे क्या बात कही है ये बोल रहे हैं कि हम पहले वो समझेंगे। तो इन्होंने किस तरीके से इनकम और एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करने की, साथ में रिलेट करने की कोशिश की है। वेरी नाइस। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई देखो, हमें ये क्लासिकल थियरी पढ़नी क्यों है? पहले तो आपको ये समझना है कि भाई असेंशियल क्यों है इसको पढ़ना। तो ये बोलते हैं क्योंकि इसने ही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका यहाँ पर फाउंडेशन बिठाया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन कौन लेकर आया था? केनिथ से पहले यहाँ पर क्लासिकल थियरी जो किस किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी और एक जेबी से ने कहा था। इसके अलावा इनका बोलना है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं समझने में कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी काम कर रही है। तो यहाँ पर जैसे कि ये समझने में हमें हेल्प करते हैं कि भाई सेविंग्स क्यों जरूरी है आपके लिए। फिर ये बात करते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेट करना क्यों जरूरी है। फिर ये बात करते हैं कि प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होनी चाहिए। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर बात की जाती है। तो बेसिकली होता क्या है ना, डेवलपिंग इकोनॉमीज हमारी कैसी है? ये हमारी स्लो ग्रोइंग है ना। तो यहाँ पर ये सभी चीजें अभी भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में रिसोर्सेज काफी ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है। अगेन यहाँ पर ये हमें ये भी बोलते हैं कि भाई ये जो केनिस थे, इन्होंने यहाँ पर ये जो कीनेसियन थ्योरी है वो एग्जैक्टली क्यों दी है? क्योंकि ये डिसएग्री कर रहे थे ये जो आइडिया था ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट का। तो यही सारी बातें हम समझने वाले हैं। ओके, तो चलो अब यहाँ पर देखो, कुछ एस्पेक्ट्स जो है क्लासिकल थियरी की वो मोर रेलिवेंट है, जो कंडीशंस हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में प्रिवलेंट है। और ये थियरी हाईलाइट करती है उन फैक्टर्स को जो कि गवर्न कर रहे हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट इन दीज कंट्रीज। तो जबकि हमें पता है कि कीनेजियन थियरी ने एम्फसाइज किया है कि रोल क्या होगा इफेक्टिव डिमांड का इन डिटरमाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि किसी भी फ्री मार्केट इकोनॉमी में हमेशा टेंडेंसी रहेगी कि स्टैब्लिशमेंट होगा आपका फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर का, जहां पर सफिशिएंट डिमांड बनती है फॉर द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब ये क्लासिकल थियरी जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात क्या कर रही है एग्जैक्टली तो इसे समझने के लिए हमें दो की फाउंडेशन समझनी होंगी। एक है सेल्स का लॉ और एक है यहाँ पर वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले जेबी से जो है वो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, तो इनकी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, क्या बोलते हैं ये? सप्लाई जो है वो अपने लिए खुद ही एक डिमांड क्रिएट कर देती है।
अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है। तो इनका क्या मतलब है कि मान लो एक बेकर ने 100 यहाँ पर लोव्स प्रोड्यूस किए हैं ब्रेड्स के, ठीक है। मान लो एक बेकर है और उन्होंने 100 लोव्स ऑफ ब्रेड्स यहाँ पर आपकी प्रोड्यूस की हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेकिंग की है, तो आप देखेंगे कि वो वेजेस पे कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, वर्कर की हेल्प से किया होगा। तो वर्कर्स को आपने यहाँ पर वेजेस पे किए, साथ में ये बोलते हैं कि इन्होंने रेंट पे किया होगा अपनी शॉप के लिए, जहां पर इन्होंने ये बेकिंग की है बेकरी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर इनके पास में ये आपका इनपुट कॉस्ट जो लगा और जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस था, उसके बाद क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। तो अब इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉफिट भी अर्न किया है। अब ये क्या करते हैं, ये जो इनकम है ये दूसरों लोगों को दे रहे हैं, पेमेंट क्या कर रहे हैं, ये दूसरे लोगों को देते हैं। तो वर्कर, लैंडलॉर्ड है ना, रेंट जिनसे लिया था शॉप का, और यहाँ पर इसके अलावा ये सब चीजें हमारे पास में क्या करते हैं, और जो बेकर हैं जिन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, अब ये क्या करेंगे, ये अपने लिए खाना लेकर आएंगे, कपड़े लेकर आएंगे, है ना। तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इन सब पर ये पैसे को खर्च करेंगे। तो जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई हो रही है, इसने इनकम जनरेट करी, और वो जो इनकम जनरेट की गई है वो यहाँ पर डिमांड क्रिएट कर रही है दूसरे गुड्स के लिए। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अब क्योंकि डिमांड यहाँ पर क्रिएट हुई है और वो इक्वल वैल्यू में डिमांड क्रिएट हुई है, इसीलिए सप्लाई क्या कर रही है, ब्रेड की सप्लाई यहाँ पर डिमांड क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को इन्होंने सेज लॉ ने अपनी बात को बोला है। तो इनका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जितनी बार गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, इनकम जनरेट होगी, इनकम आप वर्कर्स को, लैंड ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को एज प्रॉफिट दोगे, तो ये इनकम ही वो लोग स्पेंड कर रहे हैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज पर, और वो डिमांड क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो, अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी प्रोपाउंडेड बाय रिकार्डो एंड एडम स्मिथ, लेवल जो थी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, वो गवर्न होती थी फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक को। फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक क्या है, मेरे हाथ में कितना कैपिटल है, कितना पैसा है ऑन वन हैंड, और दूसरा वेजेस गुड्स फंड ऑन द अदर, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि भाई देखो, आप एक हाथ में तो ना अपने पास में फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक रखोगे, जिससे आप अपने लिए कैपिटल मशीनरीज खरीदोगे, चीजें खरीदोगे। दूसरा यहाँ पर आप अपने हाथ में पैसा रखोगे, जिससे आप अपनी लेबर को पे करोगे, तब कहीं जाकर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है। तो ये बोलते हैं कि क्लासिकल थियरी ये मानता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट या जो नियर फुल एम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमी में प्रिवेल करता है। और ये जो बिलीफ था क्लासिकल थियरी का कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट या नियर फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रहा है, ये इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर थियरी आई सेज लॉ ऑफ मार्केट, जिसको फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जेबीसी ने रखा। तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग सप्लाई क्या कर रही थी, अपनी खुद की डिमांड क्रिएट कर रही थी। तो जितनी यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, वो कैसे पॉसिबल है, जब आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी या स्टॉक जो है फिक्स्ड कैपिटल का, वो मार्केट में बेचा जाएगा। जब आपने यहाँ पर ब्रेड्स बनाई, ब्रेड्स आपके लिए इन्वेंट्री हो गई, तो ये जो इन्वेंट्री है, ये जो फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक है, व्हेन यू आर सेलिंग इट, तो क्या हो रहा है, मार्केट में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी लैक ऑफ डिमांड नहीं थी, मुझे दिक्कत नहीं आई इन ब्रेड्स को बेचने में। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है ओवर प्रोडक्शन की, उसको बिल्कुल ही ओवर रूल कर देते हैं। हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप ये समझो कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप आउटपुट प्रोड्यूस को बेच रहे हो। तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करते जाओ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो मनी इनकम है, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, है ना, तो मान लो पहले आप 50 यूनिट बना रहे थे, अब आप 100 यूनिट्स बना रहे हो। तो पहले आप 50 के लिए 10 लोगों को रख रहे थे काम पर, अब 100 के लिए आपने 20 लोगों को काम पर रखा। तो जब यहाँ पर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इनकम भी तो बढ़ रही है लोगों की, और यहाँ पर वही लोग क्या करेंगे, इस पैसे को खर्च करेंगे। तो डिमांड जो है वो भी यहाँ पर ग्रेटर क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। एक मार्केट जो है फॉर फ्लो ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड क्रिएट हो जाता है। तो जो डेफिशिएंसी थी डिमांड की, उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है कैपिटल एक्यूमुलेशन का, एक्सपेंशन का, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, ये सब हमारा तभी तक कंटिन्यू रहेगा जब तक लोगों को हमने एम्प्लॉयड कर रखा है, उनको जॉब से नहीं निकाला है, और फिर कोई रीजन ही नहीं बचता कि ये जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है ये अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड होगी। इनका क्या कहना है
कि जब आपने सबको काम पर रखा तो सबके हाथ में पैसा है, सबके हाथ में पैसा है तो सब पैसे को खर्च करेंगे। तो क्या ऐसा रीजन है कि यहाँ पर डेफिशिएंसी आ जाएगी डिमांड की? सब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, डिमांड क्रिएट हो रही है और यहाँ पर सप्लाई हो रही है, तो कोई लोड नहीं होने वाली। अब इस थियरी के अकॉर्डिंग जो इनकम आपने खर्च नहीं की है कंज्यूमर गुड्स पर, ठीक है, अगर यहाँ पर आपने कोई भी पैसा यहाँ पर खर्च नहीं किया है कंज्यूमर गुड्स पर, तो आप उसको सेव कर लोगे, और जब आप उसे सेव कर रहे हो तो आप उसे इन्वेस्ट करोगे। या तो आप बैंक में रख कर आओगे, बैंक यहाँ पर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देगा, या तो आप क्या कर रहे हो, उस पैसे को खुद किसी म्यूचुअल फंड, शेयर्स, एफडी कहीं भी लगा सकते हो। तो जो आपकी इनकम फ्लो में एक लीकेज आया था, ठीक है, सेविंग्स के थ्रू, इसको यहाँ पर किसने फिल कर दिया? इनकम एक्सपेंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ने। तो एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो आपकी फुल्ली यूटिलाइज होगी और कोई भी डेफिशिएंसी डिमांड में क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि इकोनॉमी हमेशा ही आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट पर ट्रेड करती है, ऑपरेट करती है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वो भी टेम्पररी होगा, ना कि आपका फुल टाइम रहेगा। और जो मार्केट है वो ये जो वेजेस में चेंजेस आए हैं या प्राइसेस में चेंजेस आए हैं या इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आए हैं, उन्हें खुद करेक्ट कर लेगा। तो मार्केट कैसा है? मार्केट यहाँ पर सेल्फ करेक्टिंग है ना, अपनी गलतियां खुद ही समझकर खुद ही सब चीजें सही कर देता है। तो जब कोई लैप्सेस होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, तो इनको ऑटोमेटिकली जो हमारी फ्री प्राइस मैकेनिज्म है वो यहाँ पर खत्म कर देगी। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट यहाँ पर क्या मानते हैं? वो यहाँ पर रिगार्ड नहीं कर रहे इस एस्पेक्ट को, क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, एज वैलिड और करेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमें रियल वर्ल्ड का जो है क्या क्या कहते हैं प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब जेएम केनिस बड़े परेशान, बोले भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम रहेगा? ऐसे तो लोग प्रोडक्शन बढ़ाते ही रहेंगे, है ना, खाना तो उतना ही खाओगे जितनी भूख है। ऐसा थोड़ी है कि आपके सामने 50 किलो ब्रेड्स रखी है तो आप 50 किलो ही खा जाओगे। तो यहाँ पर अब जेएम केनिस बड़ा बिटरली इन्होंने क्रिटिसाइज किया क्लासिकल थियरी ऑफ ऑटोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आया? यहाँ पर हमारे पास आया क्लासिकल थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इन्होंने इसके लिए कुछ अजम्पशंस लेकर रखे हुए हैं। पहला अजम्पशन क्या है इनका? कि भाई मार्केट में कोई भी इन्फ्लेशन ही नहीं आ रहा, कुछ प्राइस लेवल्स नहीं बदल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट है और प्राइस लेवल भी आपके चेंज नहीं हो रहे, इन्फ्लेशन चेंज नहीं हो रहा। फिर इन्होंने बोला कि एक लेज़र फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी है, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई भी एक अजम्पशन इन्होंने ये भी तो लिया, कहीं पर भी आपने आउटपुट की बात की कि आउटपुट जो है वो बाहर से आ रहा है या इम्पोर्ट्स हो रहे हैं। इन्होंने तो फॉरेन ट्रेड की बात ही नहीं की, तो क्लोज्ड इकोनॉमी मान लिया। फिर एक परफेक्ट कंपटीशन बोला लेबर और प्रोडक्ट मार्केट्स में कि भाई लेबर सारा पैसा यहाँ पर या तो इन्वेस्ट करेगी या तो खर्च करेगी। फिर इनका मानना है लेबर होमोजीनियस है। हमने कहीं भी ये पढ़ा कि भाई लेबर जो है स्किल्ड भी होती है, अनस्किल्ड भी होती है, सेमी स्किल्ड भी होती है। टोटल आउटपुट जो है इकोनॉमी का उसको हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में डिवाइड कर दिया कि या तो पैसा तुम कंज्यूम कर रहे हो तो कंजम्पशन डिमांड क्रिएट कर दोगे, या तो तुम इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट डिमांड क्रिएट कर दोगे। फिर क्वांटिटी ऑफ मनी जो है गिवन एंड मनी इज ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर इन्होंने गोल्ड, सिल्वर, बाकी चीजों को नहीं, बिल्कुल भी नहीं इंपॉर्टेंस दी। इनका मानना है कि भाई क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो हम यहाँ पर देते हैं। फिर इन्होंने बोला कि वेजेस और प्राइसेस जो है वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, प्राइसेस बढ़ेंगे वेजेस बढ़ेंगे, वेजेस कम होंगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। फिर उन्होंने बोला एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मिल रही है। फिर मनी वेजेस, रियल वेजेस, ये डायरेक्टली रिलेटेड माने इन्होंने और प्रपोर्शनल माने। सेविंग्स इन्होंने बोला ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाती है। अब जरूरी है कि आप सेविंग करने बैंक में ही जाओ, हो सकता है ना सेविंग्स तो आप अपनी पॉकेट में रख लो, पैसे पर्स में छोड़ दो, यूज ही नहीं करो उनको। तो इक्वालिटी बिटवीन द टू इज ब्रॉट अबाउट बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। फिर उन्होंने बोला जो कैपिटल स्टॉक है और जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी लोगों के पास है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपके ऑपरेट करेंगे प्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको लॉन्ग रन में अज्यूम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेज लॉ, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैसे हो रही है? वो आपकी होगी जब सभी रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, सभी के पास काम है, सभी पूरा पूरा यहाँ पर किसी न किसी के पास किसी न किसी तरह से सोर्स ऑफ इनकम बंधी हुई है। तो आपके पास में जो फैक्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी और आप यहाँ पर इनकम अर्न कर रहे हो, और एक गुड पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सम पार्ट दे सेव। तो एग्रीगेट डिमांड आपकी किससे बन रही है? कंजम्पशन डिमांड
प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। इसको इन्होंने एक्सपेंडिचर बोला है। अब क्योंकि सेविंग्स जब हो रही हैं तो ये भी इन्वेस्ट की जाएंगी और यहाँ पर एक्सपेंडिचर या डिमांड क्रिएट होगी, तो होल इनकम आपकी खर्च हो गई पार्शियली कंजम्पशन पर, पार्शियली इन्वेस्टमेंट पर। तो कोई भी रीजन नहीं बचा कि कोई लीकेज हो रहा है इन द इनकम स्ट्रीम, एंड हेंस सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आगे समझ में, बहुत शॉर्ट में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि भाई देखो, अगर आपका प्रोडक्शन हो रहा है तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो स्पेंडिंग जो है या तो कंजम्पशन में या तो इन्वेस्टमेंट में होगी, और इसी से यहाँ पर लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे फॉर आउटपुट, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सप्लाई क्या कर रही है, अपनी खुद की डिमांड क्रिएट कर देती है। ओके, तो कोई भी डेफिशिएंसी यहाँ पर नहीं है डिमांड में, कोई भी लीकेजेस नहीं है, और ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हमने एक चीज तो पढ़ी थी कि भाई ठीक है, आपके पास में ये वाली बात बोली गई। दूसरा इन्होंने एक और बात बोली, दूसरी क्या बात बोली इन्होंने, इन्होंने बात की अभी सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की, है ना। तो मैंने अभी बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अब हम उसी बात को समझेंगे। अब आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पर लोग अपनी इनकम का जो पार्ट सेव कर रहे हैं वो स्पेंड नहीं करते, ठीक है। तो अगर वो स्पेंड नहीं कर रहे और उसको सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए डिमांड कम नहीं हो जाएगी। मैंने अपनी पॉकेट में पैसे रखे, आप पर्स में उठाकर उसे कबर्ड में बंद कर दिया, उसे यूज ही नहीं करना था, तो क्या मेरी डिमांड रिड्यूस नहीं होगी। तो अब हमने देखा कि स्टे ने तो हमसे ये बोला है कि भाई जो जो पैसा तुम सेव कर रहे हो ना, वो सारा तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब वो बैंक में जाकर रखोगे, बैंक इन्वेस्ट कर देगा उसको, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड भी आपकी क्रिएट होगी। तो क्लासिकल आंसर क्या मिल रहा है हमें, नहीं, क्योंकि सेविंग्स जो है वो क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाती है। तो अब एक क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि हाउ इन क्लासिकल थियरी सेविंग जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर बन जाती है। तो इनके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग के इक्वल होता है, वो ही हमें यहाँ पर सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो जब लोग यहाँ पर अपनी सेविंग्स को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन हो जाता है। अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो, सपोज करो कि लोगों ने अब ज्यादा पैसा सेव करना शुरू कर दिया, सेविंग्स क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अगर सेविंग्स बढ़ गई तो कंजम्पशन डिमांड आपकी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास फंड्स हैं, कौन से फंड्स, जिनको लोग बोरो कर सकते हैं लैंडिंग के लिए, अब आपके पास ज्यादा पैसा है, लोग यहाँ पर ज्यादा लोन देना शुरू करेंगे, क्योंकि अब लोन ज्यादा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो कैपिटल मार्केट है, जो लोग यहाँ पर मशीन वगैरह खरीदना चाहते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लैंडिंग के लिए पैसा बढ़ चुका है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पैसा आपसे बोरो करेंगे और अपने लिए मशीनरीज खरीदेंगे। अब क्योंकि लोअर इंटरेस्ट है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी बिजनेसेस में, तो मनी जो हमने सेव की थी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, और ये अब आइडल नहीं बचेगी, आप इसको खाली नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो ये वाली बात इन्होंने कही है। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो ये क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि जब सेविंग जो है लोगों की वो बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आपका डिक्लाइन हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट आपका जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इन्वेस्टमेंट राइज हो जाएगी, लोग सोचेंगे अब जल्दी से जल्दी लोन ले ले, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज सेविंग के बराबर हो जाएगी। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट चेंजेस जब होते हैं तो वो इक्वालिटी लेकर आते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। देयरफॉर सेज का जो लॉ है वो आपका अप्लाई होता है इन स्पाइट ऑफ सेविंग बाय द पीपल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है इन द इकोनॉमी, एंड इट इज द चेंजेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू विच विड्रॉल हो रहा है पैसे का from the income stream as a result of saving automatically comes back to its फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ेगा, हो सकता है कि लोग यहाँ पर कम लोन लेने आए तो दिक्कत आएगी, फिर लेकिन डिमांड खत्म हो जाएगी तो फिर सप्लाई जो है वो उसको कवर करने के लिए डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा कम करोगे। तो यहाँ पर इनकम फ्लो आपकी कॉन्टिन्यूसली अनचेंज्ड है और सप्लाई आपकी क्रिएट हो रही कर रही है अपनी खुद की डिमांड को। तो इस तरीके से यहाँ पर जो से की लॉ है वो हमारी बात करती है अबाउट
सेविंग्स, इंटरेस्ट रेट्स, इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था वेजेस एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, राइट? तो वेजेस एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा? तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई देखो, वेजेस और प्राइसेस दोनों ही आपके फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपका ये जो वेजेस है और प्राइसेस है, ये एक दूसरे को लेकर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई तो वो खत्म हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी किधर जाएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी। तो इनका मानना है कि अगर मान लो कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी तो क्या होगा? तो यहाँ पर सप्लाई जो है लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब क्योंकि सप्लाई लेबर की बढ़ गई तो लोग जॉब के लिए कॉम्पीट करेंगे और कॉम्पीट करेंगे तो क्या होगा? वेजेस कम हो जाएंगी, है ना? अब यहाँ पर 100 लोग है काम मांगने के लिए, काम केवल 2 लोगों के लिए है, तो कम से कम प्राइस देगा कंपनी उनको और काम करवा लेगा। तो ऐसे में जैसे ही वेजेस गिरेंगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, इनपुट कॉस्ट हमारी कम हो गई। अब इनपुट कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो हम क्या देखेंगे? प्राइसेस जो है, जो सामान हम बेच रहे थे उसके प्राइसेस गिर जाएंगे। और क्योंकि प्राइसेस कम हो गए तो लोग क्या करते हैं? अगर सस्ता हो गया कोई सामान तो उसे ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, फर्म्स यहाँ पर ज्यादा लेबर को हायर करेंगी कि भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी फुलफिल करनी है और दोबारा से एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। अब देखते हैं थोड़ा सा थियरी पार्ट। तो यहाँ पर लिखा है ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है इन्होंने भी वैलिडिटी जो है असम्पशन की कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा विद एक और अनदर लॉजिक दिया। तो इनके अकॉर्डिंग जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन आपका which firms can supply does not depend only on aggregate demand of or expenditure but also on the prices of products। ठीक है, तो इनका क्या कहना था कि प्रोडक्शन जो हो रहा है अब उसकी सप्लाई यहाँ पर एक और चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, वो है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या होगा। तो अगर एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर आपकी कम हो रही है क्योंकि या तो इन्वेस्टमेंट में आपकी कमी आ गई है ना, तो इकोनॉमी क्या करेगी? आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर है शॉर्ट रन में। अब अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसेस आपके जल्दी जल्दी गिर रहे हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी बढ़ेगी। अब क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी तो डिमांड एंड सप्लाई से हमने क्या देखा कि अब ये अगेन इक्विलिब्रियम प्राइसेस को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका जो व्यू है, इन स्पाइट ऑफ की डिक्लाइन हुआ एग्रीगेट डिमांड में, डिक्लाइन आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ, वो रियल आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट ये सब नहीं गिर रहे हैं क्योंकि फॉल जो हुआ प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स में वो एक बैलेंस ले आता है डिमांड और सप्लाई के बीच में एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर ये यहाँ पर एक बैलेंस आपको लेकर आकर देता है। आ गया इतना समझ में? तो बेसिकली जैसे मान लो आपके पास 100 यूनिट्स आपने गुड्स की प्रोड्यूस करे, है ना, और ये 100 यूनिट्स 10 रुपीज के थे हर एक। अब हुआ क्या, यहाँ पर टोटल स्पेंडिंग हुई थी 1000 रुपीज की। बाद में क्या हुआ, अब यहाँ पर सपोज की इन्वेस्टमेंट गिर गई तो लोग केवल 900 रुपए का ही सामान खरीदना चाहते हैं। अब क्योंकि 900 रुपए का ही सामान खरीदना चाहते हैं तो प्राइस जो है वो 10 रुपीज से 9 रुपीज तक का आ जाएगा। डिमांड गिर गई क्योंकि प्राइसेस फॉल होते हैं तो लोग यहाँ पर देखेंगे कि अरे ये तो बड़ा सस्ता हो गया, तो अब यहाँ पर वो इस सामान को ज्यादा डिमांड करेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड फिर बढ़ेगी और इसकी वजह से इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? तो क्लासिकल सिस्टम में हमने क्या देखा कि जो एडजस्टमेंट है, चाहे वो वेजेस हो चाहे प्राइसेस हो, ये आपकी अपने आप हो जाती है। कोई भी चेंजेस यहाँ पर आपके आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम फॉर्मल क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ये आपका एक फॉर्मल फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल है। यहाँ पर हमारे एडम स्मिथ और रिकार्डो ये लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि भाई देखो, लॉन्ग रन अगर आपका चल रहा है तो अलग थोड़ा सी बात होगी और शॉर्ट रन में अलग होगी। सबसे पहले लॉन्ग रन में क्या होगा, तो ये बोलते हैं कि लॉन्ग रन में इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही किस पर डिपेंडेंट है? आपका कैपिटल स्टॉक किस तरह से ग्रो कर रहा है। ठीक है, आपका कैपिटल स्टॉक किस तरह से ग्रो कर रहा है और आपकी वेजेस किस तरह से अवेलेबल है, इसके ऊपर लॉन्ग रन में आपका क्या डिपेंडेंट है? आपका एम्प्लॉयमेंट या फिर आपका इनकम डिपेंडेंट है। लेकिन
अगर शॉर्ट रन में बात करें तो क्योंकि आपका कैपिटल स्टॉक और आपका वेज गुड्स यहाँ पर जो है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आपकी फिक्स्ड है, तो आउटपुट केवल और केवल लेबर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा कि कितनी लेबर आपकी एम्प्लॉयड है। तो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम जो होता है वही हमारे लेबर मार्केट के ऊपर एक प्रेशर बनाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अब इसको ना इन्होंने 3 स्टेजेस में डिसाइड किया है कि जब हमारे पास कोई भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब हमारे पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है, जब हमारे मनी और प्राइसेस को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो इनका क्या बोलना है कि ग्रोथ ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट किस पर डिपेंडेंट है, कि आपका ग्रोथ कैसा हो रहा है स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक पर, ठीक है, और इन्वेंट्रीज ऑफ वेज गुड्स एंड, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें शॉर्ट रन में तो स्टॉक जो है फिक्स्ड कैपिटल का और वेज गुड्स जो है इन्वेंट्रीज, ये हमारी कांस्टेंट है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट जो है लेबर का वो फोर्स कर रहा है, क्या फोर्स कर रहा है कि भाई यहाँ पर ये आपका एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इकोनॉमी जो है वो कोई भी चेंजेस यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की देख ही नहीं पाएंगी। तो इस बेसिस पर थियरी जो है यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करे, मतलब लोग अपनी मर्जी से जॉब नहीं कर रहे हैं, ये हो गया वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि मैं काम तो करना चाहती हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, तो ये हो गया इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बोल रहे कि ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर डिनाई की जा रही है। शॉर्ट रन क्लासिकल थियरी जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, इसको हम 3 स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है कि जब आपके पास कोई भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो किस तरह से इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करें। जब आपके पास में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है तब आप कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करोगे, और जब आपके पास में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है तो रोल ऑफ मनी एंड प्राइसेस का क्या रहेगा। तो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट समझते हैं, कौन सा, कि यहाँ पर हमारे पास में कोई भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं है और तब हमें डिटरमिन करना है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट रन क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि शॉर्ट रन पे हमारी सारी चीजें किस चीज पर डिपेंडेंट है, फुल स्टॉक ऑफ कैपिटल वेज पर डिपेंडेंट है, साथ में आपका फुल स्टॉक ऑफ कैपिटल वेज के अलावा जो आपके वेजेस गुड इन्वेंट्रीज है उस पर डिपेंडेंट है। तो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन हम लेकर चलेंगे, इसको मैं पहले थोड़ा सा अलग से समझा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो इकोनॉमी है ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर एक गुड को प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम कॉर्न का एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉर्न प्रोड्यूस कर रही है, तो अब आउटपुट किस चीज पर डिपेंड करेगा, कितना कॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है, आपके पास कितनी लेबर है ना, तो लेबर का नंबर एन से ले लो, आपके पास में कितना कैपिटल है, कैपिटल को आप कैसे डिनोट कर लो, और आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है, राइट, टी के ऊपर। अब क्योंकि शॉर्ट रन में कैपिटल और टेक्नोलॉजी तो फिक्स रहेंगे, ये तो चेंज नहीं हो रहे, तो अब किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा, हमारा प्रोडक्शन लेबर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि केवल एक ही वेरिएबल टर्म है मेरे पास दैट इज लेबर, इसमें एन जो है, तो आउटपुट हमारा इंक्रीज हो जाता है जब हमारा एन इंक्रीज होगा, राइट। तो हमारे पास में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ा था हमने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम इसे अप्लाई करें, जितनी ज्यादा लेबर को हम यूज कर रहे हैं, जितनी ज्यादा लेबर को हम यूज कर रहे हैं फिक्स कैपिटल के साथ में, उतना ही यहाँ पर एडिशनल वर्कर कंट्रीब्यूट करेगा लेस एक्स्ट्रा आउटपुट देन द प्रीवियस वन। कैसे, देखो पहले मेरे पास 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, क्या हो रहा था, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी और मेरे पास कितने लोग थे काम करने के लिए, 10 लोग थे, तो हर लोग यहाँ पर 10-10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दे रहे थे। अब मैंने यहाँ पर अपने पास में मान लो 15 लोगों को रखा, ठीक है, अब मैंने 15 लोगों को रखा, लेकिन कैपिटल तो मेरे पास फिक्स्ड है, मान लो जमीन मेरे पास उतनी ही है, तो यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हो सकती हैं, 100 ही यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो पहले लोग 10-10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या अब वो 10-10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, डेफिनेटली नहीं। अब पर हेड यहाँ पर क्योंकि 15 लोग काम कर रहे हैं और 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, तो आपका यहाँ पर कुछ 7 के अराउंड ही यूनिट्स पर हेड प्रोड्यूस की जाएंगी, जो पहले 10 थी, तो 3-3 यूनिट्स कम हो गई। कब हो रही है, जब हमने एडिशनल लोगों को हायर करा है। तो ईच एडिशनल वर्कर, ठीक है, contributes 1 less extra output than the previous one।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारी लेबर का वो डिक्लाइन कर रहा है। तो लेबर डिमांड कर्व जो होगी वो हमारी डाउनवर्ड स्लोप करेगी। आया समझ में? अब एक बार इसको थियरी से समझते हैं फिर आगे देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी, अगर बेसिकली क्या है, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको ना 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, या फिर अब मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं 25 लोग लाकर दूंगी, तो हर एक पर्सन यहाँ पर 2-2 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं बोलूं कि आपको मैं यहाँ पर 50 लोग लाकर दूं तो एक एक यूनिट प्रोड्यूस हो पाएगी। तो पहले जो लेबर 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी पर हेड, अब वो 1 यूनिट कर रही है। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट मुझे लेबर से मिल रहा है वो तो कम है ना, यही बात बोली गई है। तो जो मैग्नीट्यूड है नेशनल इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का, वो डिपेंड करेगा एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन पर एंड सप्लाई और डिमांड लेबर की कैसी है। तो यहाँ पर इकोनॉमी अगर एक होमोजीनियस प्रोडक्ट आपका बना रही है जैसे कि कॉर्न, तो सिंबल वाई लेकर चलो, हमारा आउटपुट ऑफ फॉर दिस गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अगर हमें इस गुड को प्रोड्यूस करना है तो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे। पहला लगेगा लेबर जिसको हमने एन से डिनोट किया, दूसरा लगेगा कैपिटल जिसे हमने के से डिनोट किया। अब यहाँ पर जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है प्रोडक्शन का वो कैसे डिफाइन करोगे, वो आपका बनेगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन टी के। के और टी हमारा कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी लॉन्ग रन में आपका चलता है, शॉर्ट रन में फिक्स्ड था। तो केवल और केवल ये किस पर डिपेंडेंट होगा, एन पर डिपेंडेंट होगा। तो हमारे प्लांट और इक्विपमेंट क्योंकि फिक्स्ड है, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी जो है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे शॉर्ट रन में और रीराइट करेंगे एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन को एज एन के बार टी बार, ठीक है। के बार और टी बार क्यों लगा दिया कि भाई ये तो फिक्स है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और अगर यहाँ पर इनमें चेंजेस होते तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन डेफिनेटली चेंज होता। तो एक फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक और एक गिवन कांस्टेंट टेक्नोलॉजी एंड आउटपुट हमें यहाँ पर तभी बढ़ेंगे जब एम्प्लॉयमेंट लेबर की बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड इनकम जो है वो साथ में गिरते भी हैं और साथ में बढ़ते भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी क्या हो रहा है, फिक्स्ड स्टॉक कैपिटल स्टॉक और गिवन टेक्नोलॉजी पर एम्प्लॉयमेंट जो है लेबर का वो इंक्रीज होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है लेबर का वो डिमिनिश होगा, और फेमस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमीज यहाँ पर लग जाएगी। तो बेसिकली होगा क्या, पहले जो कॉर्न बन रही थी वो 100 यूनिट्स बनी, अब ये 150 बन सकती है, लेकिन पहले यहाँ पर 10 लोग जो थे, ठीक है, वो यहाँ पर बना रहे थे और 10-10 यूनिट्स पर हेड बन रही थी। अब क्या होगा, अब हो सकता है हमने 30 लोग लगाए हो और 30 लोग लगाकर यहाँ पर तब हमारे पास में ये यूनिट्स बन रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5-5 यूनिट्स बनकर आ रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, ऑल्दो मेरा जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है जब मेरी लेबर बढ़ेगी। अब आते हैं लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम पर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो लेबर मार्केट है ये आपका एम्प्लॉयमेंट और रियल वेज रेट इन दोनों को ही डिफाइन करता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट आपका हम किससे लेंगे, नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, एन से ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो डिमांड है लेबर की वो कैसी है। तो फर्म्स क्या कर रही है, लोगों को हायर करती हैं ताकि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनको ज्यादा से ज्यादा काम निकालना है, जितना ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा सेल्स होगी, उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये लेबर को कब तक एम्प्लॉय कर रही है, जब तक इनका जो रियल वेज है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर है। मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी अपना मैक्सिमम ही रखना है, तो मेरी जो रियल वेज रेट है, रियल वेज रेट क्या है मेरी, W/P, ये हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मेरी रियल वेजेस हाई है तो फर्म्स यहाँ पर कम लोगों को हायर करेंगे, अगर मेरी रियल वेजेस कम है तो फर्म्स यहाँ पर कम लोगों को हायर करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिमांड फॉर लेबर किससे ड्राइव हो रहा है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से जाएंगे। तो क्लासिकल थ्योरी अज्यूम करिए कि परफेक्ट कंपटीशन आता है फैक्टर और प्रोडक्ट मार्केट्स में। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, इनपुट फैक्टर्स, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम लेबर को लेकर चल रहे हैं। तो अज्यूम करें कि जो फर्म्स हैं वो आपका प्रोडक्शन इसीलिए कर रही है ताकि वो मैक्सिमाइज करे अपने प्रॉफिट्स को, तो वो लेबर को हायर करेंगी जब तक यहाँ पर इनका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो गिवन रियल वेज रेट के बराबर ना हो जाए। अब गिवन रियल वेज रेट हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी नॉमिनल वेज रेट थी डिवाइडेड बाय हमारा इन्फ्लेशन का जो जनरल प्राइस लेवल है।
ठीक है, तो WYP से निकालेंगे। तो W हमारा नॉमिनल या फिर मनी वेज रेट और P हमारा एवरेज प्राइस लेवल है जो कि फर्म यहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं, सो दैट यहाँ पर लेबर जो है वो आपकी किसके बराबर आ जाए, रियल वेज आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर हो जाए। तो अगर आपका ये रियल वेज रेट कैसा है, लोअर है, तो ज्यादा यहाँ पर लेबर को डिमांड किया जाएगा या एम्प्लॉय किया जाएगा। अगर आपका रियल वेज रेट ज्यादा है तो कम लोगों को हायर किया जाएगा। ठीक है, चलो अब जो डिमांड कर्व है लेबर का उसको हम ड्राइव करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर से। तो वो हमारा कैसे बनेगा कि भाई यहाँ पर जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कोइंसाइड करेगा W/P से, तो यहाँ पर यही हमारा वो पॉइंट होगा जितनी लेबर हमारी फर्म्स हायर करेंगी। तो डिमांड फंक्शन फॉर लेबर कैसे लिखोगे आप, ND इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W/P। ठीक है, तो यहाँ पर MP कर्व आपका डेपिक्ट करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और यहाँ पर गिवन स्टॉक ऑफ कैपिटल पर एंड गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि ये दोनों फिक्स थी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे निकालते हैं। अब इसे देखो एक बारी, तो यहाँ पर आपके पास में ये क्या है, ये है आपका डिमांड ऑफ लेबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई डिमांड जो है वो आपकी इस तरीके से कम होगी, जैसे जैसे रियल वेज रेट्स आपके बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो लेबर एम्प्लॉय की जाएगी। देखो मेरे पास ऐसा कंपनी 1000 रुपीज है, अब 1000 रुपीज में मेरे पास 10 लोग काम करने आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर कब आ सकते हैं 10 लोग, जब 100 रुपीज की लेबर चल रही है, भाई पर पर्सन मुझे 100 रुपीज देने हैं। अब मान लो 200 रुपीज पर पर्सन देने पड़ेंगे तो मैं केवल 5 लोगों को ही हायर कर पाऊंगी। तो डिमांड जो है मेरी लेबर की वो कम हो जाती है जब रियल वेज रेट बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारा कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। अब यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम अचीव करना था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा लेबर का हम यहाँ पर निकालेंगे कि क्या होगा। आगे इतना समझ में, आगे बढ़ते हैं। अभी इसको पूरा समझेंगे जब हम पहले लेबर सप्लाई वाला पार्ट कवर कर ले, फिर पूरा ग्राफ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर को कैसे डिनोट करोगे, NS से डिनोट करोगे। तो वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर देखो, अब मैं काम करती हूँ, ठीक है, मैं एक जॉब भी करती हूँ और मैं आपको पढ़ाती भी हूँ। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरे लिए लेजर आवर्स के अंडर आता है। वैसे आप लोगों के लिए आप खुद सोचो, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से वापस आकर थोड़ा चिल करोगे, थोड़ा डिनर वगैरह करोगे, है ना, अपने दोस्तों से बात करोगे, फैमिली को टाइम दोगे, टीवी देख सकते हो, फोन देख सकते हो, जो भी आपको करना है। तो वो हो गया हमारा लेजर आवर्स। तो अब मेरे पास वर्किंग आवर्स होते हैं और लेजर आवर्स होते हैं। तो हाई रियल वेज में क्या करता है, काम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है देन लेजर। तो अब यहाँ पर अगर आपको ज्यादा सैलरी मिल रही है, बोनस भी मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है बोनस भी मिल गया तो मैं अपने लेजर आवर्स थोड़े कम कर देता हूँ, थोड़ा पैसा ज्यादा कमा लेता हूँ, बाद में किसी ट्रिप पर घूमने चला जाऊंगा। तो ये क्या बन गया मेरे लिए, सप्लाई ऑफ लेबर में कि हायर रियल वेजेस अगर हमारे चल रहे हैं तो यहाँ पर काम लोगों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है देन देयर लेजर। तो यहाँ पर अब हमारे दो ऑपरेशंस इंपैक्ट करते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि भाई जब यहाँ पर हायर वेजेस होते हैं, ठीक है, तो लेजर कॉस्टली हो जाएगा। मतलब आप उतना टाइम अगर काम को दोगे तो हो सकता है आपको बोनस भी मिल जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपकी इनकम या बोनस आपके हाथ से चला जाएगा। तो हायर वेजेस क्या कर रही है, हायर वेजेस लेजर को मेरे लिए कॉस्टली बना दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होगा कि लोग ज्यादा घंटे काम करेंगे, और ज्यादा घंटे काम करेंगे साथ में जो लेबर सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी। अब जो लोग काम नहीं करना चाहते थे हो सकता है थोड़े टाइम वो भी काम कर ले। फिर आता है इनकम इफेक्ट टू। इनकम इफेक्ट में क्या होगा, इनकम इफेक्ट में आप देखेंगे कि हायर वेजेस जो होती हैं वो यहाँ पर लोगों को अमीर बना देंगी। अब मेरे हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया, तो बहुत ज्यादा पैसा आने से क्या होगा, ये ज्यादा लेजर अफोर्ड करती है। अच्छा आपने लेबर का सुना है, लेबर बहुत ड्रिंक करती है। इसका होता क्या है सीन, जैसे दिवाली हुई, ठीक है, दिवाली पर बहुत काम आया, अब इन्होंने बहुत ज्यादा काम वगैरह करा, बहुत पैसा कमा लिया, उसके बाद ना काफी दिन तक लेबर मिलनी मुश्किल होती है। एग्जैक्टली यही होता है इंडिया में। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा आ गया, फिर ये ड्रिंक करना शुरू करते हैं, तो लेजर में अपना टाइम जो है उसको यहाँ पर वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा लेजर करते हैं। तो वर्क यहाँ पर अब आपका क्या होगा, कुछ ही घंटे किया जाएगा, और लेबर सप्लाई जो है
वो कम हो जाएगी। या इसको ऐसे समझ लो कि अब यहाँ पर लोगों ने ज्यादा पैसे कमा लिए, वो ट्रिप पर चले गए घूमने के लिए, तो लेबर सप्लाई ऐसी सिचुएशन में क्या है, आपके पास कम है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या है कि भाई मुझे लग रहा है अभी थोड़ा पैसा कमा लूं, तो मैंने ज्यादा काम किया, लेजर आवर्स कम रखे। फिर यहाँ पर जब बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ी मस्ती भी कर ली जाए, कितना काम करेंगे, और यहाँ पर लेबर सप्लाई कम हो गई। तो अब ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, इनका बोलना है कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये बड़ा होता है और इनकम इफेक्ट उतना बड़ा नहीं होता। तो लेबर सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जा रही है। आया इतना समझ में? अब देखो, सप्लाई जो है लेबर की बाय द हाउस होल्ड्स इन इकोनॉमी, वो किस पर डिपेंड करेगी कि उनका प्रेफरेंस क्या है, पैटर्न ऑफ प्रेफरेंस क्या है इनकम और लेजर में। तो क्लासिकल थियरी का क्या मानना है कि शॉर्ट रन में जब पॉपुलेशन आपकी चेंज नहीं हो रही, तो सप्लाई लेबर कर्व जो है वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ये जा रहा है ना, अपवर्ड जा रहा है आपका कर्व, राइट? तो ये आपका लेबर सप्लाई कर्व है। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास में ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि अजम्पशन ये है कि हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन को, इन चॉइस ऑफ वर्क एंड लेजर। तो जब रियल वेजेस हमारे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर दो इफेक्ट्स काम करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो रियल वेज है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आप यहाँ पर या तो पढ़ाई कर लेते है ना, और पढ़ाई कर कर अपने एग्जाम क्लियर करो, और एग्जाम क्लियर कर कर एक अच्छी सैलरी के साथ एक अच्छी स्टैब्लिश्ड लाइफ जियो, सेटल्ड लाइफ। या फिर आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जाओ, मस्ती करो, और मस्ती कर कर आराम से अपना दिन स्पेंड करो, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन आपने क्या डिसाइड किया कि नहीं हमें पढ़ाई करनी है, तो आपके लिए ये जो मस्ती वाला टाइम था ये क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। सिमिलरली लेबर के लिए बोल रहे हैं कि जो रियल वेज है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब आपको ज्यादा पैसा मिलेगा तभी जब आप ये लेजर को छोड़ दोगे। तो यहाँ पर रिलेटिव प्राइस है ये लेजर का। जब रियल वेज आपका रेट बढ़ रहा है, तो लेजर यहाँ पर रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव हो गई, और इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या प्राइस जो है लेजर का इन टर्म्स ऑफ इनकम फॉरगॉन बाय नॉट वर्किंग गोज अप। तो यहाँ पर जो आप मस्ती करते, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो आपके हाथ से जा रहा है, अब आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अगर आप लेजर को चूज करते, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा था, वो जो बोनस मिल रहा था, वो आपको फॉरगो करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल्स यहाँ पर क्या करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, सप्लाई जो है वो यहाँ पर ज्यादा लेबर आवर्स की मिल रही है। पहले जब 8 घंटे काम कर रहे थे, अभी हो सकता है 10 घंटे काम कर रहे हो। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया इनकम का फॉर लेजर। अब मैं इनकम को चूज कर रही हूँ ओवर लेजर, पैसा चूज कर रही हूँ मैं अपनी मस्ती की जगह। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पर राइज हुआ रियल वेज रेट में, तो इंडिविजुअल्स जो है वो रिलेटिवली अमीर हो जाते हैं देन बिफोर। और इसमें क्या होगा कि वो यहाँ पर कंज्यूम करेंगे ज्यादा कमोडिटीज, घूमने चले जाएंगे, मस्ती करने चले जाएंगे। मैंने बताया ना, ड्रिंक ज्यादा करने लग जाते हैं, मिलते नहीं आसानी से। तो यहाँ पर लेजर विच इज रिगार्डेड एज अ नॉर्मल कमोडिटी। तो इनकम इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा कि रियल वेज रेट बढ़ गया, जिससे कि लेजर जो है वो भी बढ़ गया, और लेबर आवर्स जो सप्लाई किए जा रहे थे वो आपके कम हो गए। अब दिन में तो 24 ही घंटे है ना, अब आप 24 घंटे में कितने घंटे काम करोगे? मान लो आपने यहाँ पर 8 घंटे मस्ती की, तो 8 घंटे अगर मस्ती करोगे तो काम कितने घंटे कर पाओगे? ऑफ कोर्स, है ना, पढ़ाई के साथ भी सेम है कि अगर आप पूरे दिन तो फोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो पढ़ाई कब करोगे? या तो इंस्टाग्राम चला सकते हो या तो पढ़ाई, क्योंकि दिन में केवल 24 घंटे हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यहाँ पर क्या बिलीव रखते हैं? ये रखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो एक लार्जर इनकम इफेक्ट से लार्जर होता है ऑफ द राइज इन रियल वेज रेट, एंड एज ए रिजल्ट जो सप्लाई है लेबर की वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी जब आपके वेज रेट्स जो हैं ये यहाँ पर बढ़ रहे होते हैं। दस सप्लाई फंक्शन जो है लेबर की, उसको हम कैसे लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे NS इज इक्वल टू W/P का फंक्शन। ठीक है, चलो, अब इसका क्या मतलब है कि हायर वेज रेट आपको ज्यादा लेबर प्रोवाइड करेंगे सप्लाई, एंड वाइस वर्सा। सप्लाई और डिमांड जो है लेबर की वो हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाती है रियल वेज रेट W/P नॉट पर। तो हेंस हम क्या देखेंगे कि जो गिवन सप्लाई और डिमांड कर्व है, वेज रेट W/P नॉट ये हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाएगी। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जब हमारी लेबर की डिमांड ND जो है वो किसके बराबर है? NS के बराबर में है। ठीक है, तो लेबर मार्केट में आ गया इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में हमारे पास में क्या पता चलेगा? इक्विलिब्रियम
वेज रेट हमें पता चल जाएगा और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट लेवल हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट लेवल वाई नॉट पर ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अब इस ग्राफ को एक बार देखो, पहले क्या बना, एनडी बना, है ना, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर। जिस पॉइंट पर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं ये हमें क्या दे रहा है, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर रहा है, किसमें, लेबर मार्केट में। ऐसे में ये जो जिस वेज पर ये इंटरेक्ट कर रही हैं ये हो गया इक्विलिब्रियम वेज रेट। और जिस आउटपुट पर या लेबर एम्प्लॉयमेंट पर ये यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे थे एक्स एक्सिस पर, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम लेबर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट लेवल मुझे यहाँ से मिल गई। और आउटपुट लेवल यहाँ पर जो होगा वो मेरे लिए क्या डिफाइन करेगा, वो मेरे लिए यहाँ पर डिफाइन करेगा वाई नॉट। अब वाई नॉट कैसे निकाल रहे थे, फंक्शन किसका था वाई नॉट, इनकम किसका फंक्शन था, लेबर का, के और टी हमारे क्या थे, कांस्टेंट थे। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो जितने भी वर्कर्स काम करना चाहते हैं इस पॉइंट पर, उन सभी को जॉब पर रखा जाएगा जब रियल वेज उनका यहाँ पर इतना होगा। ठीक है, और कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल और केवल वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाएगी कि भाई लोग यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं, हो सकता है पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो हैंस हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करेगा। आगे समझ में। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है थियरी में। तो क्लासिकल थियरी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये डिटरमिन होती है बाय लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम जो है सप्लाई और डिमांड के बीच में फॉर लेबर एट दिस रियल वेज रेट इंप्लाई क्या करेगा कि ऑल दोज हु ऑफर देयर लेबर सर्विसेज एट दिस वेज रेट आर इन फैक्ट एम्प्लॉयड। तो जितने भी लोगों को यहाँ पर हमने ऑफर करा है लेबर सर्विसेज इस वेज रेट पर, वो सभी एम्प्लॉयड है। तो कोई भी एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर या फिर एक्सेस डिमांड फॉर लेबर नहीं देखी जाएगी। इन अदर वर्ड्स कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर यहाँ पर नहीं देखी जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी लेबर की होगी। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हमारे पास में डिटरमिन कैसे होगा एग्रीगेट आउटपुट, जीडीपी हम किस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं, राइट। तो इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना कोर आइडिया क्या है पहले हमें वो समझना होगा। तो ये बोल रहे हैं कि देखो फुल एम्प्लॉयमेंट जब आपका होगा ना, जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है तो जो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने प्रोड्यूस किए हैं दैट इज एग्रीगेट आउटपुट आपका जीडीपी का, उसको हम तीन फैक्टर से निकालेंगे। कौन कौन से हमारे वो तीन फैक्टर्स हैं। पहला है कि भाई लेबर आपके पास में कितनी अवेलेबल है, और हम क्या मानकर चल रहे हैं कि फुल्ली एम्प्लॉयड लेबर है हमारे पास में। फिर इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि फिक्स स्टॉक ऑफ कैपिटल आपके पास कितना है। ठीक, इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी आपके पास कितनी है। तो के, टी और एन, इन तीनों चीजों को हम देखेंगे तो जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आपका आउटपुट डिटरमिन कर रहा है। जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आपके लिए आउटपुट डिटरमिन करता है, ना कि डिमांड आपके लिए दिखाता है। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे पहले हम, एक सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट रन एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें हमें क्या देखना होगा, इसमें हम देखते हैं कि भाई अगर प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारा यहाँ पर एक आपके पास आउटपुट हो गया जीडीपी, एक आपके पास में वाई हो गया है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, एन हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स, फिक्स कैपिटल हमारे पास में हो गया के, और टी हमारा हो गया टेक्नोलॉजी। तो शॉर्ट रन में हमारे पास में कुछ चीजें कांस्टेंट रहती हैं, वो क्या है शॉर्ट रन में, हमारे पास के और टी कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर ज्यादा लोगों को हमने हायर करा, फुल एम्प्लॉयमेंट तक हम लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। क्यों, क्योंकि वो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मैंने पढ़ाया था उसकी वजह से। एंड यहाँ पर जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर आ गए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर आने के बाद अभी तक तो हमारे पास में फुल एम्प्लॉयमेंट पर जा नहीं रहे थे, धीरे धीरे पहुंच रहे थे, तो आउटपुट बढ़ता जा रहा था। अब मानकर चलो कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट पर आप पहुंच गए, तो जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच जाते हो तो आपके पास में यहाँ पर एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्रिएट होता है, जिसे हम पोटेंशियल जीडीपी या एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है कि मान लो आपके पास कैपिटल स्टॉक था 100 मशीन का, और आपके पास जो लेबर फोर्स थी फुल्ली एम्प्लॉयड वो थी 1000 वर्कर्स की। साथ में आपके पास हर एक वर्कर यहाँ पर 10 यूनिट्स जो है आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था।
ठीक। अब यहाँ पर अगर 10,000 यूनिट जो है वो हमारी प्रोड्यूस, कितने लोग हैं, 1,000 लोग हैं, 10 यूनिट्स बना रहे हैं, तो टोटल यूनिट्स कितनी बनी आपकी, 10,000 यूनिट्स बनी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पोटेंशियल आउटपुट होगा, जिसे हम OYF भी बोल सकते हैं। और इकोनॉमी की कैपेसिटी यहाँ पर अपनी फुल पोटेंशियल पर है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। तो अगर डिमांड में कोई भी चेंज होता है, कोई भी गिरावट आती है, तो हमारा ये लेवल नहीं चेंज होता। शॉर्ट रन में क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि प्राइसेस ऑफ वेजेस जो हैं वो यहाँ पर OYF के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो OYF है, वो हम कैसे लेकर चलेंगे, वेजेस कि भाई लेबर वर्कर्स हमारे कितने हैं और प्रॉफिट्स जो हमारे कैपिटल ओनर को हो रहे हैं। तो वेजेस हमें किसको देते हैं, वर्कर्स को देते हैं। प्रॉफिट हम किसको देते हैं, यहाँ पर बिजनेस ओनर्स को देते हैं। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं जब कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा और फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पर ये क्या था आपका, यहाँ पर आपके पास में आ जाता है ONF। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में O से होराइजन हो रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर है, यहाँ पर डिमांड है, इक्विलिब्रियम पर हम पहुंच गए। अब हम जब इक्विलिब्रियम पर पहुंच रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि NF आपके जब था तब हम इक्विलिब्रियम पर पहुंचे, आउटपुट मेरा क्या हो रहा है, फुल इक्विलिब्रियम पर पहुंचने तक जब फुल लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं हम, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये आपके लिए क्या बन गया, OYF। अगर आप देखेंगे जो आपका आउटपुट है, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट आपका कब हो रहा है, जब आपकी पूरी की पूरी लेबर एम्प्लॉयड है। तो how much output will be produced in this full employment situation can be readily known from the short run aggregate production function। तो OY जिसको हमने ड्रॉ किया था इन द लोअर पार्ट ऑफ फिगर, क्या दिखाएगा ये हमें, employment of labor and total output given the stock of fixed capital assets and given the technology। तो यहाँ पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन OY जो है O और Y, इनकम हमारी Y एक्सिस पर जाती है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर हमारा X एक्सिस पर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में स्टॉक जो है फिक्स्ड कैपिटल गुड्स का, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स और गिवन द टेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे ज्यादा वर्कर्स को हम एम्प्लॉय करते जा रहे थे, ठीक है, वैसे वैसे जो आउटपुट है वो भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स पर बढ़ रहा था। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर MPL हमें यहाँ पर मिल जाता है। गिवन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर आपका कब हो रहा था, ONF पर, जहां पर हम ONF आउटपुट, OYF आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे। ये क्या है, मेरा OYF है। ठीक है, तो ये मेरा OYF आउटपुट प्रोड्यूस होता है जब मेरे पास फुल्ली एम्प्लॉयड लेबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आउटपुट है OYF, वो ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा इनकम ऑफ द सोसाइटी, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट्स। तो जो सम है वेजेस का, वो क्या है, रिवॉर्ड होगा लेबर के लिए, और टोटल प्रॉफिट्स हमारे रिवॉर्ड बनेंगे कैपिटल के लिए। देखो मतलब क्या बोला कि जो वेजेस है, वेजेस हम किसको दे रहे हैं, वर्कर्स को दे रहे हैं, और जो हमारी कैपिटल है ना, प्रॉफिट जो है वो हमारे किसके पास जाएंगे, जो बिजनेस ओनर है, तो उनके लिए कैपिटल की तरह काम करेगा। तो टोटल इनकम ऑफ द सोसाइटी हमारे पास कैसे आएगा, वेजेस और प्रॉफिट्स जो बिजनेस बना रहे हैं, और ये हमारा नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस बता देता है कि कितना होगा। तो अगर कोई भी क्विक चेंजेस हमारे रियल वेज रेट में आते हैं, या तो रियल वेज रेट हमारा ऊपर जाए या तो फिर वो नीचे आए, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि ना तो एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर और ना ही एक्सेस डिमांड फॉर लेबर जो है वो परसिस्ट करेगी, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम पर हम पहुंचते हैं विद फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। तो हमने फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर जो था वो अपना अचीव कर लिया था NF। ठीक है, तो गिवन द स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी विद द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, टोटल आउटपुट या इनकम जो है वो हमारा OYF डिटरमिन किया जाएगा, और लेवल ऑफ OYF किससे क्या माना जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, पोटेंशियल GDP, या फिर एग्रीगेट सप्लाई, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल GDP या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है आउटपुट का, वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। लोग यहाँ पर अपने मन से इतना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इससे कम नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके पास मशीन भी है, पैसा भी है, लेबर भी है। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, तो
टेक्नोलॉजी इनके पास अभी सही है, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में चल रहा है और जितनी लेबर काम करना चाहती है सभी को यहाँ पर काम मिल रहा है। और किस रेट पर मिल रहा है? जो हमारे वेज रेट हमने डिसाइड किए थे, जो रियल वेज रेट हमने लिया था ना, W/P0 उस पर, ठीक है। तो टू कंक्लूड हम क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल जीडीपी या फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है वो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है जब हम एडजस्ट कर रहे हैं वेज लेबर मार्केट को इक्विलिब्रियम में, और जितने भी वर्कर्स काम करना चाहते हैं वो अब काम पर जा रहे हैं और फर्म्स अपने प्लांट्स और इक्विपमेंट्स को नॉर्मल रेट ऑफ यूटिलाइजेशन पर यूज कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका रियल वेज रेट हो गया जिस पर इनको काम करने के लिए मिल रहा है। इस पूरे इस रेट पर कौन जाएगा काम करने? हमारी सभी लेबर जाएंगी और हम एक इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। और ये हमारा क्या है? ये दिखा रहा है कर्व कि किस तरीके से हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ लेबर ले रहे हैं। OYF क्या बता रहा है? हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर हमारी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कौन सा था? जब हमने डिटरमिन करना था फुल एम्प्लॉयमेंट विद नो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो 3 केस थे ना, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है पहला केस। अब दूसरा केस और तीसरा केस थोड़ा छोटा है इससे, वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अच्छा, नोट्स वगैरह, मॉक्स वगैरह अगर आप चाहते हो खरीदना तो आप आरपी एकेडमी एप्लीकेशन पर जाकर या वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो उसको और वहां से इसको लगा सकते हो। प्लस यहाँ पर अगर आपने अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो आप प्लीज एक मॉक टेस्ट सीरीज खरीद लो, जिसका भी आपका मन है। आरपी एकेडमी का मन है, आरपी एकेडमी का कहीं और से मन है वहां से, लेकिन प्लीज एमसीक्यूज लगा लेना क्योंकि बहुत टेक्निकल चैप्टर है। एमसीक्यूज लगाओगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। और माइट भी ना, ये जो वीडियोस हैं अगर आपका कोई भी इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आपको 2 बार देखनी पड़ेंगी, तो उतना टाइम लेकर चलना कि आप इन वीडियोस को एटलीस्ट 2 बार देख पाओ। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।